यार स्वागत करता हूँ मैं आज आपका वापस से एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पॉलिटिकल साइंस की। और इसमें हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी जीएस पेपर 2 के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ये पेपर के लिए, यूपीएससी के पेपर के लिए, पॉलिटी से बनने वाले प्रश्न, पॉलिटी के लिए सोर्स क्या है। ठीक है, आज हम संविधान को भी शुरू करने ही वाले हैं। ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए सोर्स क्या एनसीईआरटी मैं ही कवर करूँगा, कोई जितना की बात नहीं। 6th to 12th तक की एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़िएगा, बहुत काम की नहीं होती है। 9th to 12th पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। प्लस एक NIOS की एक बुक आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की, उस बुक को पढ़ लेंगे तभी भी आपका काम जो है हो जाएगा। M लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और मेंस के लिए कोचिंग कंपाइलेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इसे देख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने कहा क्या, कोचिंग कंपाइलेशन की मैंने बात की है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोचिंग कंपाइलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए हम लक्ष्मीकांत। अब हम शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की। सबसे पहला आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि वो संविधान का आपको इंट्रोडक्शन देगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो क्या है हमारा संविधान कैसा है, संविधान में कितने अनुच्छेद और वो सब के बारे में आपको जानकारी देगा। ठीक है, तो इसमें भाग कितने हैं, तो इसमें 22 भाग हैं। शेड्यूल कितने हैं, तो इसमें 12 शेड्यूल है। और इसमें आर्टिकल कितने हैं, वो 395 है। अब देखो ये तीनों का मतलब क्या होता है। पार्ट मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे चैप्टर। ठीक है, पार्ट मतलब आप चैप्टर समझ सकते हो, और आर्टिकल्स मतलब आप पेज नंबर समझ लो, या जो चैप्टर्स में मेरे ख्याल से पेज जो चैप्टर है वो क्या है, पार्ट है, और जो पेज नंबर है वो मान लो आर्टिकल है। ठीक है, समझ गए ना, इतना तो समझ ही गए होंगे। बुक में बचपन में चैप्टर आप पढ़े ही होंगे, तो उसमें आप चैप्टर मान सकते हो पार्ट को, और पेज नंबर मान सकते हो आर्टिकल को। ओके, और शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ऐसी चीज़ है जो संविधान में नहीं, जो वो कुछ डेटा को कुछ दिखाता है, जैसे जजों की सैलरी कितनी है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इंडियन स्टेट्स कितने हैं, भारत में कितने राज्य हैं, पहले शेड्यूल वो बताता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पहले पार्ट की, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इन दिस पार्ट वी सी दैट द इंडिया इज विच टाइप ऑफ स्टेट, हाउ इंडियन स्टेट्स आर फॉर्म्ड एक्सेट्रा। द पार्ट कंटेन्स आर्टिकल 1 to 4। ये पार्ट क्या करता है, आर्टिकल 1 से 4, मतलब ये 4 पेज का पार्ट है। ठीक है, और ये मतलब ये जो चैप्टर है ये 4 पेज का है, समझ जाए इससे आप, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये है आर्टिकल 1, इसका क्या बोलता है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो रहेगा वो, ये भारत जो है, मतलब देखो हम लोग बोलते हैं इंडिया का नाम इंडिया है या भारत है। देखो हम लोग तो बोलते हैं भारत माता की जय, ना कि इंडिया माता की जय। ठीक है, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो नहीं, भारत नाम भी है हमारा, क्योंकि आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन वर्ड क्या है यहाँ पे, यूनियन का अर्थ क्या होता है अभी समझो, यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है, अब हम ये सब समझेंगे। देखिए आ गया ना, एक होता है यूनियन, देखो टाइप्स ऑफ स्टेट्स, एक होता है फेडरल और एक होता है कन्फेडरल। ठीक है, अब देखो कन्फेडरल क्या होता है, कन्फेडरल का अर्थ होता है जैसे कि कुछ स्टेट्स ने पावर दिया। ठीक है, कुछ स्टेट्स ने पावर दिया, यूनियन सेंटर बनाया, लेकिन जो स्टेट है वो जब चाहे तब चाहे अलग हो सकता है। ठीक है, वो जब चाहे तब चाहे यूनियन से अलग हो सकता है। जहाँ पे आप यहाँ पे देखो, कन्फेडरल में क्या है, अपर लेवल गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोअर लेवल गवर्नमेंट, सिटीजन्स, सीधा सिटीजन्स पे है। ये सब आप समझेंगे नहीं, ये सब ग्राफ आपको लिखने के लिए मेंस आंसर राइटिंग में माइंड मैप्स हैं ये सब। ठीक है, मैं आपको
एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। कन्फेडरल का मतलब होता है कि मैंने जैसे कहा स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं, 10 लोग हैं, उनमें से जैसे 10 गांव हैं, ठीक है। 10 गांव ने मिल के बोला कि ये लोग जो कुछ है हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन एक गांव जब चाहे मन के चला गया, एक गांव जब चाहे वो मन करके चला गया, उस हिसाब का है, ठीक है। कन्फेडरल का मतलब होता है जो स्टेट जब चाहे तब जा सकता है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। इसमें क्या है, ठीक है, जो चीज जब चाहे। और सेकंड वर्ड है फेडरल। यहाँ पे जो वर्ड है फेडरल, इसका मीनिंग क्या है जरा समझे। फेडरल का मतलब जिसमें स्टेट्स को बहुत अथॉरिटी होती है, ठीक है, स्टेट्स को बहुत पावर होती है स्टेट्स में, लेकिन कन्फेडरल से ज़्यादा नहीं होती है। फेडरल में ये होता है कि स्टेट जब चाहे निकल तो सकता है, लेकिन वो एग्रीमेंट के दम पे, ठीक है, और भी कोई रीजनेबल रीज़न होना चाहिए, ठीक है, रीज़न होना चाहिए, रीजनेबल रहना चाहिए जिस कारण से वो छोड़ देगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट, इसमें यूनियन के पास क्या क्या पावर, इसमें यूनियन का मैक्सिमम 3 पावर होती हैं, वो है डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और कम्युनिकेशन। यही 3 जो पावर है, यही यूनियन के पास रहती है फेडरल में। बाकी सब पावर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई कोई देश में, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब राज्यों का अलग है, सब राज्यों के झंडे अलग हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिटरी क्या होता है। व्हाट इज़ यूनिटरी। यूनिटरी मतलब हम एक हैं, हम अलग नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे इंडिया इज़ नॉट द प्रॉपर यूनिटरी। अगर आपको प्रॉपर यूनिटरी का एग्जाम्पल चाहिए तो प्रॉपर यूनिटरी का एग्जाम्पल है ब्रिटेन, ब्रिटिश। एक्चुअली जो प्रॉपर यूनिटरी स्टेट्स होते हैं उसमें स्टेट वर्ड होता ही नहीं, उसमें राज्य गवर्नमेंट होती ही नहीं है। अगर यूनिटरी की आप बात करोगे तो वहाँ पे सिर्फ लोअर लेवल की गवर्नमेंट होती है। लोअर लेवल मतलब लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे मेयर है, उससे आपने लंदन का मेयर वर्ड सुना होगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे लोकल बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पे स्टेट बॉडीज़ नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं होती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे कि किसी गांव की, किसी में लंदन के मेयर, जैसे आपने सुना, कई ज़्यादा जगह पे आपने सुना होगा, ठीक है। अब सेकंड बात क्या है, इंडिया क्या है, प्रॉपर इंडिया क्या है, यूनिटरी का मेन मीनिंग क्या है। हमारे इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है, लिखा तो है यहाँ पे लेकिन है नहीं, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। अवर इंडिया इज क्वाजी फेडरल, फेडरल भी नहीं है, यूनियन के पास है हमारा इंडिया। क्योंकि आप देखोगे कि हमारे पे 3 लिस्ट है, जब मैं आपको आर्टिकल ये पार्ट 12 बताऊंगा तो उसमें आप 3 लिस्ट देखोगे, वो है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में भी उसमें 98 से 100 सब्जेक्ट्स के आसपास हैं, स्टेट लिस्ट में 66 से 68 सब्जेक्ट्स के आसपास हैं। तो कई सारे ऐसे विषय भी हैं जिसपे दोनों कानून, जैसे कंकरेंट लिस्ट में जिसपे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जो यूनियन हमारे इंडिया जो है वो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर यूनियन, ठीक है, वो एक वो क्वाजी फेडरल है, ठीक है। क्वाजी फेडरल यानी कि फेडरल के जस्ट यूनियन के पास है और फेडरल से थोड़ा दूर है, ठीक है, हाफ 1/3 मतलब बहुत अलग इसका हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर है, मिलता जुलता। क्योंकि हमारे इंडिया में डिबेट चल रही थी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो 1956 में आया था। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसमें उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर देनी है कि स्टेट गवर्नमेंट को उनको पावर देनी है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको पावर देनी है, आखिरकार देनी किसको है। इसीलिए यही एक कारण हो जाता है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेट तैयार हुआ। तो हमारा 1950s के आसपास तैयार हो गया रेडी हो गया था 1950 में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक क्या है, क्वाजी फेडरल तो है इंडिया, हम समझ गए। तो आपने शायद करंट में मैंने कई बार बताया है कि दिस रेड फॉर फेडरलिज्म, मैं 3 से 4 बार फेडरलिज्म, कन्फेडरलिज्म, यूनिटरी अपने करंट के वीडियोस में बताया है। ये लास्ट टाइम एक और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको फेडरलिज्म बताया था कि क्या होता है हमारे इंडिया में, क्यों फेडरलिज्म की लड़ाई हो रही है। आप आगे इसको समझेंगे आप अच्छे से, ठीक है। अब आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स बाय
एडिंग द फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, मैं लिख नहीं पाया पूरा, फॉरेन टेरिटरी को भी ऐड करने की यहाँ पे अनुमति दी जाती है। फॉरेन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने मान लो कल पीओके जीत लिया, ठीक है, जैसे मान लो हमने कल पीओके को जीत लिया, एलओसी को जीत लिया, सीओके को जीत लिया, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, या तो कल मान लो पाकिस्तान को हमने जीत लिया, जा रे जा, पाकिस्तान को बोला हमारा है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया, फिर बीजिंग पे हमने कब्जा कर लिया, तो हम क्या उसको ले सकते हैं क्या, यूनियन को ऐसी पावर है, या सिक्किम को भी ले लिया था, चलो अच्छा एग्जांपल जो ओरिजिनल है उसको ले लेते हैं, सिक्किम को, कब आया था, वो आया था 1976 में, ठीक है, तो जब सिक्किम आया था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था शायद, ठीक है, तो सिक्किम भी तो आया ही था, ठीक है, सिक्किम भी बाहर से ही आया था, तो आर्टिकल 2 की मदद से आया था, पहले उसको आर्टिकल 2A में रखा जाता था, लेकिन फिर उसके बाद वो पहले वो सह राज्य था, फिर उसके बाद वो राज्य बन गया, और आप सब जानते हो कितना अच्छा राज्य बन गया, कितना अच्छे से। अब आप देखोगे आर्टिकल 3 को, यूनियन ऑफ इंडिया कैन डिमिश द स्टेट, इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, मेक न्यू स्टेट्स, अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट्स। ये एक सोवेर्निटी को दर्शाता है, सोवेर्निटी को, कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी स्टेट्स को बना सकती है, ठीक है, डिमिश यानी डिमिश द बाउंड्री ऑफ स्टेट, स्टेट की बाउंड्री को कम कर सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश से उसने तेलंगाना को बना लिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से उसने तेलंगाना को बना लिया, और उसने बहुत सारे और तेलंगाना को बना लिया, कई सारे, जैसे यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया इंडिया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे केरल स्टेट है, केरल, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेट आता है तमिलनाडु, तो केरला के तमिलनाडु को वोट दे सकते हैं, या इनको दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, पटना को राजस्थान तक लेके जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मैं नया स्टेट बना सकते हैं, जैसे मैं आपको तेलंगाना के बारे में बताया। अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ मतलब किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकते हैं, जैसे अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का नाम कुछ है, नेम कुछ रख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो रख देंगे सौराष्ट्र, अच्छा नहीं लग रहा है तो रख देंगे, जो उनको अच्छा लगे रख देंगे, कुछ रख देंगे कुछ, तो वो उनके ऊपर है, दैट्स चॉइस ऑफ नबुनी के ऊपर है। आर्टिकल 4 क्या है, ये जितने भी आपने प्रकार के चेंजेस देखे, आर्टिकल 2 में देखे और आर्टिकल 3 में देखे, ये 368 के अंदर नहीं आता है, 368 के अंदर नहीं आता है, मतलब राष्ट्रपति का साइन नहीं चाहिए, राष्ट्रपति फूफा जी जैसे रूसे हों, उनको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, भाई होना तो है, क्योंकि ये पूरी पावर जो है वो केंद्र सरकार को दी गई है, राज्य सरकार से भी नहीं पूछा जाएगा कि आपकी बाउंड्री हम पूरी की पूरी पटना को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब क्या है, अब इसके पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, आज़ादी के बाद क्या हुआ पहले से समझे। आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, आर्टिकल 1 से 4 तक, लेकिन मेन नहीं है, पार्ट 1 को पढ़ने का मसाला ये नहीं है। अब आप समझोगे व्हाट इज़ द मेन सोर्स, कि पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में हमको पढ़ा रहा हूँ, इस पार्ट का मेन मीनिंग क्या है, ठीक है, समझो आप इसको। इस पार्ट का मेन आपको मैं बताता हूँ, अभी इसी स्लाइड पे ही बता देता हूँ। देखिए समझिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारा देश, तो आप देखोगे कि हमारा देश कुछ पार्ट्स में बटा हुआ था, ठीक है, एक तो था ब्रिटिश इंडिया, दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, तीसरे थे यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया तो मिल गया हमको, ठीक है, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स नहीं मिल रहे थे, इसके लिए एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, अभी आपको फेडरलिज्म वाला भी बात बताऊंगा मैं, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन में ये होता है
कि 3 सब्जेक्ट जो ब्रिटिशर्स ने लिए थे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट जैसे IR इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये बस यूनियन को मिलेंगे, बस बाकी सब जो है वो आप ही का रहेगा। इसलिए मैंने कहा ना फेडरलिज्म में भी यही था ना, इसीलिए जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हमसे जुड़े, जैसे तमिलनाडु जुड़ा जब हमने, क्योंकि शुरुआत में फेडरलिज्म का ही वादा किया था, और कब तक, ऑब्वियस सी बात है, जब तक संविधान नहीं लागू हो जाता है, क्योंकि ये 1948 तक की ही बात, 1947-48 की बात है। सब प्रिंसली स्टेट्स आज हो गए, करीब 535 प्रिंसली स्टेट्स थे शायद इंडिया में उस समय। इंडिया में आसपास 535 रियासतें थीं, 65 सॉरी, हाँ, उसमें से 13 तो पाकिस्तान में चली गई। ब्रिटिशर्स ने कहा था जिसको न्यूट्रल रहना है वो न्यूट्रल रहे, और जिसको पाकिस्तान के साथ जाना है जिसको पाकिस्तान के साथ जाना है, तो ये जिसको पाकिस्तान के साथ जाना है पाकिस्तान के साथ है, जिसको न्यूट्रल रहना है न्यूट्रल रहे, और जिसको इंडिया के साथ आना है वो इंडिया में आ जाए। सब तो आ गए, क्योंकि सब उस समय से भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर ये ना होते ना, मैं आपको विश्वास दिला दे रहा हूँ, आप दिल्ली से को पासपोर्ट लेना पड़ता कि अब दिल्ली से प्रयागराज देश, गोरखपुर देश, फिर मध्य प्रदेश भोपाल देश, इंदौर देश, फिर उसके बाद आप जाओगे गुजरात, ये सौराष्ट्र स्टेट, ये देश, मैं स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, देश, महाराष्ट्र देश, फिर तेलंगाना देश और तमिलनाडु देश, ये देश थे, देश हो जाते। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ये अखंड भारत जो हम देखते हैं वो बना, ठीक है, किसकी वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। शायद मैं वो स्लाइड एक लाया नहीं हूँ, मैं अभी आपके सामने लाता हूँ, वरना स्लाइड करो, हाँ इमेजेस में जाओ, आई विल ब्रिंग द इमेज फॉर यू, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आप ये इमेज देख पा रहे हो, इसमें मैंने सब बता दिया कि स्टेट्स कब बने थे, कौन सा स्टेट कब बना था। तो ये भारत आप जो देख रहे हो ना, देखिए कब ये अलग देश हो जाता, तब ये अलग एक देश हो जाता, ये एक अलग देश हो जाता, ये एक अलग देश हो जाता, तो ऐसे ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ये सब एक हो पाया। और ये सब, लेकिन 3 लोग यहाँ पे नाटक कर गए, 3 लोग यहाँ पे, एक था जोधपुर, यहाँ पे एक था हैदराबाद, हैदराबाद उसमें बहुत बड़ा था, मतलब थोड़ा सा महाराष्ट्र वाले एरिया में आता था, और एक तरफ था कश्मीर। अब कश्मीर वाली कहानी को भी बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है, दो तो अभी जिक्र कर लेता हूँ मैं। जोधपुर जो था, जूनागढ़ जो जूनागढ़ था, बड़ा नाटक कर रहा था, वहाँ की पॉपुलेशन जी थी वो हिंदू थी, और वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, ठीक है, वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था, और जब वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था तब इंडिया को लगा कि हमको कुछ करना पड़ेगा, तो जो वीपी मेनन साहब थे, वीपी मेनन, उनको भेजा गया बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गए तो वीपी मेनन गए, तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया तो 99% लोगों ने ये कहा कि हमको जो है इंडिया के साथ जाना है, क्योंकि वहाँ हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो वहाँ पे तो सपना चूर हो गया। हैदराबाद तो बहुत नाटक कर रहा था, वहाँ के जो शेख थे बहुत अमीर थे, बहुत, मतलब इंडिया से भी ज़्यादा उस समय अमीर थे, उन्होंने अपनी प्राइवेट रेलवे चला के रखी थी, और वो पाकिस्तान में मिलना चाहते। कितनी हंसी की बात है, ये सोचो पाकिस्तान वो आते कैसे, यहाँ पे थे वो, एक मतलब बीच में थे, ना समुद्र से घिरे हुए थे, तो ना हवाई मार्ग से भारत देता, तो कैसे ये पाकिस्तान में जाते, वो वही सोच रहे थे, पता नहीं कारण क्या था। तो पाकिस्तान में वो जाना चाहते थे, तो इंडिया ने चुपके से, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे आर्मी को भेजा पुलिस के ड्रेस में, और वहाँ पे चलाया गया ऑपरेशन पोलो। तो 2 दिन में तो फिर पूरा आर्मी, उन लोग के सेना को खल्लास करके वहाँ पे
फतेह कर ली भारत ने और हैदराबाद भी हमारे कब्जे में आ गया। तीसरा कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर के मुद्दे पे 370 बनाऊंगा, तो 3 घंटे का एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा आपके लिए। उसमें पूरा हम कश्मीर इशू को जिक्र करेंगे, कश्मीर क्या था, फिर कश्मीर के बारे में पूरा सब डेटा को हम जिक्र करेंगे, ठीक है। अब जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक और केस के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है बेरूबारी केस के बारे में, यहाँ के आसपास। सॉरी, हाँ। अब बेरूबारी एक गांव था, ठीक है, बेरूबारी। अब बेरूबारी तो एक गांव था ही, और इस गांव में ऐसा था, ये मुस्लिम पॉपुलेटेड गांव था, और ये गांव वैसे बांग्लादेश में जाना चाहिए था, और ये जो गांव था, एक बांग्लादेश का जो गांव था वो इंडिया में आना चाहिए था। मतलब ऐसा प्रॉपर जगह वो लोग डिवाइड कर नहीं पाए थे। तो फिर ऐसा नेहरू जी ने करने की कोशिश की, तो विरोध होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट में गया केस। और सुप्रीम कोर्ट के केस के हिसाब से, तो अब जब आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे, ठीक है, जरा देखिए आर्टिकल 2। अब जब आप आर्टिकल 2 देखेंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल 2 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे आर्टिकल 2 में लिखा है, एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट्स बाय एडिंग द फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, एडिंग द फॉरेन टेरिटरी। फॉरेन टेरिटरी को ले सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि अपनी टेरिटरी फॉरेन को दे सकते हैं, ये तो नहीं लिखा है ना। तो कैसे बेरूबारी दे रहे हो भैया, यही तो नहीं समझ आता है कि बेरूबारी भैया दे कैसे रहे हो। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कैसे बेरूबारी दे रहे हो। इसी बात पे 9th अमेंडमेंट हुआ और सीट दिया गया। यही आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों किया, क्योंकि सोवरेनिटी को हमारे इंडिया को खतरा है। सोवरेनिटी है, अब दे तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा करने की बात भी है, और आप सीड नहीं कर सकते, टेरिटरी को दे नहीं सकते हो, ठीक है। अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कैसे फिर भाषा के आधार पर राज्य बने, वो सब आप देख लेना। वो जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, तब मैं आपको एकदम डीप में बताऊँगा। मैं जो यहाँ पे बताने लायक थी बेरूबारी केस और अदर थिंग्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। चलिए अलविदा लेता हूँ आपके चैनल से, फिर लाइक सब्सक्राइब और फिर शेयर भी कर देना इस वीडियो को। चलिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय।